नमस्कार। आज का हमारा विषय है फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल। इससे पहले हमने उनके द्वारा रचित रुबाइयां पढ़ी थी, जिनमें कवि ने एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य भाव है उसे प्रकट किया था। अब कवि शायर अपनी गजल में क्या कहते हैं? नोरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। नोरस नया रस, गुंचे कलियां, नाजुक कोमल गिरहें गांठ, रंगोबू रंग और गंध, गुलशन बगीचा पर पंख तोले हैं, यानी खोले हुए हैं। प्रस्तुत गजल में शायर कहते हैं कि नए रस से सरोबार कलियां पंखुड़ियों के माध्यम से अपनी कोमल गांठों को खोल रही हैं और रंग गंध के साथ उड़ने के लिए बगीचे में अपने पंखों को फैला रही हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि बसंत ऋतु के आते ही चारों ओर जो फूल हैं वो खिल उठते हैं, कलियां जो है वो खिल जाती हैं और वातावरण खुशबू से सरोबार हो जाता है। अगले शेर में कवि कहते हैं, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोचे हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इस शेर में कवि रात्रि कालीन टिमटिमाते हुए तारों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात के गुजरते पलों में जो तारे हैं वे भी नींद से बोझिल होकर अपनी आंखों को झपका रहे हैं। जहां धरती का जो कण कण है इस समय नींद में चला गया है और सब कुछ चारों तरफ शांत लग रहा है, परंतु जो कवि है वो अपने मित्रों को कहता है कि हे दोस्तों, तुम सुन सको तो सुनो कि रात्रि का जो सन्नाटा है उसमें भी कुछ स्वर सुनाई दे रहा है। यानी रात्रि के सन्नाटे में भी कुछ सुनने को मिलता है। अगले शेर में कवि कहते हैं, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो लेवे हैं। अब इसमें कवि जो है कहता है कि इस संसार में हर एक व्यक्ति को अपनी किस्मत से शिकायत है, परंतु यहाँ जो कवि है वो बताता है कि चाहे मैं हूं या मेरा भाग्य, किस्मत का अर्थ है भाग्य, नियति, कि मैं हूं या मेरी किस्मत, हम दोनों को बस एक ही काम मिला हुआ है कि किस्मत मुझे देखकर रो लेती है कि मुझे कैसा निठल्ला और नाकामयाब व्यक्ति मिला है, और मैं अपनी किस्मत को रो लेता हूं कि मेरी किस्मत कितनी खराब है। आगे कवि कहते हैं कि जो मुझको बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। अब यहाँ पर कवि निंदा करने वाले व्यक्तियों पर करारा व्यंग करता है कि वास्तव में निंदा करने वाला व्यक्ति भी कोई साफ दिल नहीं होता, उसमें भी बुराई करने की एक गलत आदत होती है। तो इसमें शायर कहता है कि जो मेरी बदनामी करते फिरते हैं, कदाचित वे इस बात को सोच पाएं कि मेरी कमियां बताने पर उनकी कमियां भी उजागर हो रही है। काश मतलब कदाचित, और पर्दा खोलना मतलब रहस्योद्घाटन करना। तो कवि यहाँ पर निंदा करने वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है कि जो निंदा करने वाले व्यक्ति हैं वे दूसरों का रहस्योद्घाटन नहीं करते, दूसरों का पर्दा ही नहीं खोलते, बल्कि वे स्वयं भी अपनी निंदक प्रवृत्ति को दूसरों को दिखा देते हैं। अब आगे कवि क्या कहते हैं? अगले शेर में कवि का कहना है कि ये कीमत भी अदा करे हैं, हम बदुरुस्ती होशो हवास में, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं।
अब यहाँ पर जो शायर कवि गोरखपुरी हैं, इस गजल में प्रेम की कीमत चुकाने की बात करते हैं। इसमें शायर क्या कहता है कि हम पूरे होश और विवेक के साथ यह सौदा करने को तैयार हैं। यह सौदा अर्थात प्रेम का सौदा करने के लिए तैयार हैं कि प्रेम के बदले हमें दीवाना समझ लिया जाए तो इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। यानी ये कीमत भी अदा करे हैं हम बादुरुस्ती होशो हवास में। बादुरुस्ती होशो हवास मतलब पूरे होश के साथ, और दीवाना पागलपन। यानी कवि कहता है कि तुम्हारे प्रेम का सौदा करने के लिए हम तैयार हैं, भले ही संसार हमें पागल प्रेमी या दीवाना क्यों ना कहे, हमें इससे भी कोई ऐतराज नहीं है, और तुम्हारा प्रेम का सौदा हम पूरे होश हवास के साथ कर रहे हैं। अब अगले शेर में कवि कहते हैं कि तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसमें फिराक गोरखपुरी प्रिया के हृदय में स्थित पीड़ा का वर्णन करते हैं कि किस तरह से बिछड़ने पर हृदय जो है दुख से भरा रहता है। इसमें शायर अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है कि तेरे गम का पासे अदब है। पासे अदब मतलब लिहाज रखना या उसके इज्जत रखना। कि अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है और इस दुनिया का लिहाज भी है, कि कुछ दुनिया का ख्याल भी है, कि कुछ मुझे दुनिया का लिहाज भी है। इसीलिए मैं अव्यक्त रूप से यानी दूसरों से छिपकर चुपचाप रो लेता हूँ, किसी के सामने अपने दर्द को बयां नहीं करता। यानी यहाँ पर जो कवि है वो अपने और प्रिया के दर्द को दिखाते हुए कहते हैं कि तेरे गम का पासे अदब है, कि कुछ तो मुझे तुम्हारी पीड़ा का एहसास है और कुछ दुनिया का भी ख्याल है, दुनिया का भी लिहाज है। इसीलिए सबसे छिपाकर अपने हृदय के दर्द को मैं छुप कर रो कर प्रकट कर लेता हूँ। आगे कवि कहते हैं, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अब यहाँ पर कवि ने प्रेम में डूबे हुए एक प्रेमी के मनोव्यथा को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें शायर क्या कहता है, प्रेम और सौंदर्य में बड़ा अजीब सा संतुलन होता है। फितरत मतलब प्रकृति, और कायम रहना, तवाजुन संतुलन, आलमे हुस्नो इश्क यानी सौंदर्य और प्रेम का संसार। तो यहाँ पर जो शायर है वो कहता है कि प्रेम और सौंदर्य में भी बड़ा अजीब सा संतुलन होता है, या ये कहें कि प्रकृति का ये एक नियम है कि वो हमेशा संतुलन बनाकर रखती है, और इस प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी कुछ ऐसा ही है कि इसमें प्रेमी जितना अपने आप को डुबोता है, जितना अपने आप को उसमें गंवाता है, बदले में उसी अनुपात में वह उस प्रेम को हासिल करता है। यानी अपने को खोए बिना प्रेम को हासिल करना एक कपोल कल्पना है। यानी यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि जिस तरह से प्रकृति जो है अपना एक संतुलन बना कर रखती है कि जो जितना दे सकता है वह उतना ही प्राप्त करता है, तो प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी ऐसा ही है कि इसमें प्रेमी जितना अपने आप को उस प्रेम में डुबोएगा, जितना पागल होगा, जितना वो अपने आप को गंवाएगा, उतना ही जो है उसे प्राप्त कर सकता है। अगले शेर में कवि कहता है, आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की
दमक है या हम मोती रोले हैं। अब यहाँ पर जो कवि है उसने बताया आबोताब। आबोताब अशआर होता है चमक दमक के साथ, और बेंत का अर्थ है शेर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें शायरी की बाहरी चमक दमक की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, कि वास्तव में कवि यहाँ पर अपने सुंदर शेरों शायरी का वर्णन करते हुए कहता है कि हमसे हमारे शेरों और अभिव्यक्ति की चमक दमक के बारे में सवाल ना करो, कि आबो ताब अशार न पूछो, कि मुझसे मेरी शायरी और उसकी अभिव्यक्ति की चमक दमक के बारे में कोई प्रश्न ना करो, क्योंकि जो सुनने वाला है या देखने वाला है उसके पास भी आंखें हैं, उसके पास भी दृष्टि है। ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं, कि अगर तुम देखने में समर्थ हो तो खुद ही जान जाओगे कि ये मेरे शेरों की चमक है अथवा मेरी आंखों से निकलने वाले आंसुओं रूपी मोतियों की रोशनी है। अर्थात दर्द की चमक से ही ये मेरे जो शेर हैं वो चमक रहे हैं। अगले शेर में कवि कहते हैं ऐसे में तू याद पे आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जब खोले हैं। इस शेर में कवि ने अपनी प्रिय की यादों का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने अंजुमने मय, इसका मतलब होता है शराबियों की महफिल, और गर्दू आकाश, और रिंद शराबी, और फरिश्ते जो देवदूत होते हैं उन्हें फरिश्ते कहते हैं। बाबे गुनाह, गुनाह का अध्याय या गुनाह का पाठ। अब यहाँ पर शायर फिराक गोरखपुरी कहते हैं अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कि शराब की महफिल में वह शराबियों को इस तरह याद आया करती है जैसे देवदूत रात को आसमान में गुनाहों का पाठ खोला करते हैं, कि ऐसे में तू याद पे आई है अंजुमने मय में रिंदों को। कि कवि कहता है कि हे प्रिय, विरह की स्थिति में मुझे तुम्हारी याद आती है, यानी शराब की महफिल में तुम्हें इस तरह याद किया जाता है जिस प्रकार आकाश में फरिश्ते पाप और पुण्य का अध्याय खोलते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि वियोग की स्थिति में जो प्रेमी है वो अपने प्रिय के लिए पूरी तरह से समर्पित है, उसकी यादों में पूरी तरह से खो जाता है। अब आखिरी शेर में कवि का कहना है सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। अब सदके का अर्थ होता है कुर्बान जाना, एजाजे सुखन उच्च कोटि के काव्य या छंद, पर्दे यानी आड़ में, और मीर यहाँ एक प्रसिद्ध शायर रहे हैं। उनकी जो शायरी है वो बड़े ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ दर्जे की रही है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज। यहाँ पर जो कवि हैं फिराक गोरखपुरी, वो उर्दू के प्रतिष्ठित शायर मीर के प्रति अपनी श्रद्धा भावना को प्रकट करना चाहता है। और यहाँ पर कवि क्या कहता है कि मैंने प्रतिष्ठित शायर की शायरी की ये आवाज किस प्रकार से चुरा ली, इस पर मैं कुर्बान हूँ, अर्थात अपनी इस कुशलता पर मैं नौछावर हूँ। कवि गजलों के महान गायक और शायर मीर के प्रति अपनी भावना प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी इन गजलों में प्रतिष्ठा प्राप्त मीर की गजलों के बोल दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि मैंने शायर मीर से प्रभावित होकर अपनी गजलें लिखी हैं, अतः मैं अपनी इन गजलों को शायर मीर के प्रति समर्पित
करता हूँ। यानी यहाँ पर कवि ने अपनी शायरी की तुलना मीर की शायरी से की है। अब इसके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं। कवि ने यहाँ पर प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है पहले शेर में। और या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर खोले हैं, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोई है, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है और बिंब विधान का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। ये कीमत भी अदा करे हैं मुहावरे का प्रयोग है और उसको उतना ही पाते हैं जितना खो लेते हैं में विरोधाभास अलंकार है। और ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, या रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जब खोले हैं। पंक्तियों में उपमा अलंकार है और तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है, या सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इनमें कवि की पीड़ा झलकती है। तो यहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। गजल छंद है और पद मैत्री आदि का सौंदर्य देखने को मिलता है। भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।